भूल गए हो? हेलो। हाँ सर, थोड़ा मोड़ा याद है। ठीक है, हम लोग शायद लास्ट में डाइपोल पढ़ रहे थे, याद है? हाँ सर। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे शायद फोर्स बिटवीन डाइपोल। यस सर। हाँ अगर दो डाइपोल्स रहेगा तो फोर्स कैसे निकलेगा? तो हम लोग इसमें फोर्स निकालने था तो हम लोग एक चीज इससे पहले पढ़े थे कि अगर हम किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, और अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रख रहे थे तो इस पे फोर्स लग रहा था, और वो फोर्स जो हम लोग निकाल रहे थे वो P इंटू डी बाई डी एक्स, यही था। और अगर हम फोर्स P डी बाई डी एक्स निकाले थे, इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। अब हमारे पास है, सवाल ये है कि अगर एक डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है, क्वेश्चन ये है कि एक डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं कि P1 है, और यहाँ इसके सेंटर से किसी R दूरी पे यहाँ पे कोई एक दूसरा डाइपोल है जो P2 हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है कि फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1 ये कितना होगा, यानी कि एक डाइपोल है, दूसरे डाइपोल पे फोर्स कितना होगा, यही सवाल है। तो अगर हमको फोर्स निकालना है तो हम जानते हैं कि जो पहला P1 जो डाइपोल है इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यहाँ पे अगर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे रहे हैं E1 जो कि डाइपोल 1 की तरह है, तो E1 का वैल्यू कितना होगा, कोई बताओ? कोई डाइपोल है, ये जो पोजीशन है एक्सियल पोजीशन है, और इस एक्सियल पोजीशन पे R दूरी पे डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया करता था वो कितना होगा? हाँ हाँ बोलो, कुछ भी बोलो, सही गलत तो बात की बात है। kp by x cube। केपी या 2 kp? 2 kp। हाँ, 2 kp बाई R लिए हैं तो R3। ठीक है, अब हमको वहां पे फोर्स निकालना है, यानी कि फोर्स हम बोल दे रहे हैं 2 ड्यू टू 1, ये निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग कि जो भी पहला डाइपोल होगा, यानी जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल, यानी कि यहाँ से देखे तो डाइपोल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन। और ये डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, एक्स के साथ साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट रहता तो जो फोर्स लगता वो कितना होता, 0, जो कि हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ रखेंगे क्या, P1 है तो यहाँ P1 रहेगा, P2 इंटू डी जो E1 है बाई dr। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, कर लिए सॉल्व? ये P2 तो रहेगा ही, और इस वाले टर्म को, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 2kP1 कांस्टेंट है, और RQ 1/RQ है तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -3/R⁴ हो जाएगा। तो ये जो आता है हमारा वो आ रहा है -6kP1P2/R⁴। अब यहाँ निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन यहाँ इधर की तरफ है, और जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फोर्स 2 ड्यू टू 1।
अच्छा, अब ये आया फोर्स हमारा। अगर हमसे यही पूछा जाता कि ये तो हम निकाले फोर्स ऑन डाइपोल 2 ड्यू टू डाइपोल 1, अगर हमसे उल्टा पूछा जाता तो फोर्स कितना होता, कोई बताएगा? हम्म जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो अगर ये डाइपोल फर्स्ट डाइपोल जो है ये सेकेंड पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही सेकेंड वाला भी फर्स्ट पे लगा रहा होगा। और चूंकि ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, निगेटिव में आ रहा है, यानी कि दोनों पे जो फोर्स लग रहा होगा कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। सेकेंडली अगर किसी को लग रहा हो कि ये फोर्स निगेटिव आ रहा है, यानी कि इसकी तरफ क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा P1 है, यहाँ जो हमारा P2 था, यानी कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रहा होगा और यहाँ पे प्लस क्यू, क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन जो है हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो यहाँ पे अगर जो भी मान लेते हैं E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आया हो, यहाँ E2 ड्यू टू P1, तो E1 का जो वैल्यू होगा वो E2 के कंपैरिजन में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है तो E1 जो होगा वो ग्रेटर देन E2 होगा। तो चार्ज ऑन निगेटिव इस पे जो फोर्स लग रहा होगा F1 और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा F2, इसके मैग्नीट्यूड का बात करें तो F1 जो होगा वो मैग्नीट्यूड में ग्रेटर देन F2 होगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है ये सही भी है। ये बस समझने के लिए है, सोचने के लिए है, लेकिन हमारा जो मेन है कि अगर हम किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल को रखते हैं तो जो फोर्स उस पर एग्जर्ट कर रहा होगा वो इससे आएगा। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, क्योंकि हमारा यही 5-10 मिनट का इससे बचा हुआ था, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ये इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं सेम तरीके का है, इसको बताओ। यहाँ पे P1 कोई डाइपोल है और यहाँ एक हम R दूरी पे P2 डाइपोल रखते हैं। अब इस P1 की वजह से P2 पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये हमको बताना है, यानी कि फोर्स ऑन डाइपोल 2 ड्यू टू 1 जो होगा वो कितना होगा। सॉल्व करो, सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर डिफरेंशिएशन। ये कौन सा पोजीशन है डाइपोल के लिए? हाँ, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे वो क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस के पी बाई आर क्यू, ये आता है। माइनस है यानी कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर हम फोर्स का बात करें तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस चार्ज है तो फोर्स जो लग रहा होगा इधर होगा, मान लेते हैं एफ डैश नाम दे देते हैं। इस पे जो फोर्स होगा सेम डायरेक्शन में होगा, यानी ओवरऑल इस पे ऐसा फोर्सेस लग रहा है उसी का हमको नेट निकालना है। और आर चेंज हो रहा है तो हमको फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म ही है। तो जो फोर्स निकालेंगे हम फोर्स नेट का ही बात कर रहे हैं कि डाइपोल 2 पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा। तो एफ नेट यानी कि हम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का बात कर रहे हैं। तो ये रखेंगे तो हम लोग P2 रखेंगे, फिर D E1 बाई डी आर। डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर रहे हैं, KP1 है तो KP1 P2 तो आ जाएगा, RQ है तो -3/R4, यानी कि नीचे आ जाएगा R4 और माइनस पहले से है और एक और माइनस, यानी कि यहाँ पे +3 हो जाएगा, यानी कि फोर्स जो आ गया हमारा वो आ गया 3KP1P2/R⁴। अगर एनसीईआरटी में जाओगे, एनसीईआरटी में एक एडिशनल एक्सरसाइज होता है,
तो उसमें इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखना है एक बार। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जो पहला चैप्टर में पढ़े थे वो सारा कुछ हो गया। और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पोटेंशियल के बारे में, नहीं सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर में और किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब में किसी को नहीं है कि कोई पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक या एनसीईआरटी के हिसाब से कहो तो नेक्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, तो इससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो हम लोग 11th में पढ़े थे। अरसा बीत गया है, जो हम लोग पढ़े थे वो वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क एनर्जी। हम लोग इस चैप्टर में वर्क के बारे में पढ़े थे और एनर्जी के बारे में। एनर्जी में हम लोग दो चीजें पढ़े थे, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो हम लोग पढ़े थे, तो एक चीज आया था हमारा कि अगर हम किसी एक ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, इसको अगर हम किसी एच हाइट तक उठा के ले जाना चाहते हैं, तो अगर हम स्लोली उठा के ले गए एच हाइट तक, अगर हम ऊपर लगा रहे थे कोई एक्सटर्नल फोर्स, नीचे लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम बोलते थे कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल है वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी होता था। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो आता था mgh, और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को भी बोलते थे mgh। यानी कि जो हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल आया वो पोटेंशियल एनर्जी में आया। और ये बात तब कहते थे जब जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव इन नेचर हो। अगर कंजर्वेटिव नहीं रहता था तो पोटेंशियल का कोई कंसेप्ट नहीं था। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, जो भी वर्क फ्रिक्शनल फोर्स करता था वो लॉस जाता था, ना कि वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता था। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो एनर्जी है ये स्टोर्ड हो रहा है। यानी कि जो भी हम सिस्टम या बॉडी का बात कर रहे हैं उसमें ये एनर्जी स्टोर हो रहा है, और ये स्टोर हो रहा है यानी कि कोई ना कोई वर्क किया होगा, वही एनर्जी स्टोर हुआ होगा। क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब ये काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, यानी कि जब भी मोशन होगा तभी काइनेटिक एनर्जी आता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी होगा बॉडी का, यानी कि अगर हम किसी एक एच हाइट पे बॉडी रखें, इसको हम लुढ़का दें यहाँ से अगर ये ड्रॉप हो जाए तो यहाँ पे आता है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। यानी कि यहाँ पे इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड था वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, और ये कह सकते हैं कि ये जो वर्क किया यानी कि ये स्टोर्ड एनर्जी ही वर्क किया है। यानी कि हमेशा हम ये देख रहे हैं कि कहीं भी अगर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है तो वहां पे ये वर्क आ ही रहा है। और ये सिंपल सा बात है, ये हर जगह आता भी। ठीक है, यहाँ पे किसी कोई दिक्कत हो तो बोल लो वर्क एनर्जी में। और कोई दिक्कत, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। और अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वर्क आना निश्चित, तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दिए। और इसमें अगर किसी को कोई डाउट दिक्कत हो तो पूछ सकता है पहले, क्योंकि हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो सारा कुछ इसी के ऊपर है कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है। किसी को कोई दिक्कत नहीं?
ठीक है, नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। सब सोच रहा होगा 3 बार एक ही हेडिंग हो गया। खैर, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऐसा इधर की तरफ चारों तरफ फैला हुआ होगा। अगर हम मान लेते हैं इस लाइन के लॉन्ग ही कहीं एक इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी है, और यहाँ से हम किसी एक क्यू चार्ज को उठा के लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमको सिंपल सा बात दिख रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि कंजर्वेटिव नेचर का होगा। और अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम चार्ज रखे हैं और इसको यहाँ तक हम लाना चाह रहे हैं, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं dx, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, और हमको इधर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और हम स्लोली यहाँ तक लेके आ रहे हैं, dx एलिमेंट लाए, तो हम जो लाए हैं तो यहाँ पे एक तो हम dx एलिमेंट इधर की तरफ मूव करें, इधर की तरफ अगर हम dx मूव किए हैं तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, f एक्सटर्नल डॉट dx, वेक्टर फॉर्म में ये लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको स्लोली लाना होगा तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये जो एक्सटर्नल फोर्स दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। इसका रीजन कि हम दोनों ही फोर्सेस को इक्वल क्यों रखें, बोलो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है। नहीं, हम वो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हमको जीरो रखना है, इसलिए इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या रखना है, सेम, ताकि जो भी वेलोसिटी हो कैसा रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी रहे। और इसलिए बोलते हैं कि बहुत ही स्लोली हम मूव कर रहे हैं, और वो इसलिए कि अगर थोड़ा बहुत याद हो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हम लोग उसमें बोलते थे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस है, अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दें तो एक का वर्क डन दूसरे के निगेटिव होगा, इसीलिए हम लोग ऐसा काम करते हैं कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। खैर, तो ये हमारा है एफ एक्सटर्नल dx, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इस कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर है, तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट dx। ठीक है, और यहाँ से हम लोग जानते हैं पहले से कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो होगा, कंजर्वेटिव फोर्स जो भी होगा ये इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी चीज से हम लोग जो पहले से पढ़े हुए हैं वही चीज यहाँ पे लाके इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को यूज करके हम लोग बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको किसी एक पॉइंट का लिखना है तो हम जानते हैं पहले से जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लेते हैं दो पॉइंट्स का, तो एक पॉइंट को रेफरेंस मानते हैं, जैसे पृथ्वी हो गया तो अर्थ के सरफेस पे जो रेफरेंस पोटेंशियल लेते हैं वो हम लोग जीरो लेते हैं, और इसी के कारण कहते हैं कि एच हाइट पे ले गए तो जो पोटेंशियल होगा वो mgh हो। लेकिन अगर हम सरफेस पे पोटेंशियल 10 ले लें तो एच हाइट पे mgh प्लस 10 होगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो u इंफिनिटी हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग जीरो ले लेते हैं, ये हमारा होता है रेफरेंस पोटेंशियल, यानी कि इंफिनिटी है तो वहां का
Hello. स्नेहा को बोलिए ना पोस्ट करना। क्या हुआ? स्नेहा को बोलिए पोस्ट करना। स्नेहा है पूछो हाँ, स्नेहा स्मार्ट प्रेप एकेडमी को होस्ट बना देना। ये डिस्कनेक्ट हो गया था।
गया। पीछे पीछे हो गया। ये नहीं बना। बुलाइए उसको। स्नेहा बोल रहे कि ये स्मार्ट प्रेप एकेडमी जो है उसको होस्ट बना दो। ये होस्ट में अभी नहीं है। होस्ट नहीं रहेगा तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं है। ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। बोल रहे ऑप्शन नहीं आ रहा है। कहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है? पार्टिसिपेंट में जा करके जैसे पार्टिसिपेंट में जाकर वहां से होगा। चलेगा। हाँ, तो वहां पे स्मार्ट प्रेप एकेडमी में जाने वहां पे फिर ऑप्शन आएगा। आया यार कहाँ है? ऊपर जो पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन आ रहा है वहां पे जाने से फिर उस पे स्मार्ट प्रेप एकेडमी पे क्लिक करने के बाद आ रहा है। हाँ हो गया। पता नहीं चलता है कि डिस्कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए तो ये रख दिया। इसे लिखते जाइएगा, उसमें दिखेगा ही दिखेगा, पता चलेगा। मतलब कहाँ तक हुआ था इसमें? नेक्स्ट टाइम यहाँ पे गया था, कल भी ठीक है। हाँ तो डेफिनेशन नहीं बताया था। हाँ ठीक है। वो कनेक्शन कट गया था। हम भी पहला बार यूज कर रहे हैं ना, अभी फेमिलियर नहीं हुए हैं। खैर कहाँ तक हुआ था? ये शायद हो गया था। यहाँ तक हो गया है ना? यस सर। यस हाँ जैसे ठीक। हाँ तो जैसे हम लोग पढ़े कि अगर किसी चार्ज को हम उठा के ले जाते हैं किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में तो हमको कुछ वर्क करना पड़ता है और वही वर्क को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर मानते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी है कि अगर हम एक चार्ज को, अगर किसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से उठाकर, यहाँ जो है इनफाइनाइट है, इस इन्फिनिटी से उठाकर अगर हम इसको पॉइंट पी पे ले जा रहे हैं तो जो हमको वर्क करना पड़ा वही इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ, यहाँ चार्ज होगा, ठीक है, ब्रिंगिंग अ चार्ज जो कि हम यहाँ स्मॉल क्यू लिए हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट। यानी कि उस पॉइंट का अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो हम ये बोलेंगे कि अगर चार्ज को हम इन्फिनिटी से उठाकर, हम क्या बोलेंगे कि अगर हम चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर उस पॉइंट पे ले जा रहे हैं, ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहे हैं। मैसेज आया है कि आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी आ रहा है आर्यमान? हाँ आ रहा है सर। ठीक है, तो वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी ऐसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट की जगह पे हम लोग
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते थे, लेकिन उस समय में यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी लिखे हैं डिफिनीशन में, वहां निगेटिव हो जाएगा। यानी कि अगर हम अदर फॉर्म में डिफाइन करें तो हम इसको बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज डिफाइंड एज निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट। यानी उस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसमें साइन चेंज हो जाएगा और कुछ, या फिर यहाँ निगेटिव लगा लो। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी है तो पहले से जानते हैं हम लोग कि इसका यूनिट जो होता है जूल होता है, और ये क्वांटिटी कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट को हम इन्फिनिटी को यूज कर रहे हैं, इन्फिनिटी लिखा हुआ है, इन्फिनिटी को हम रेफरेंस पॉइंट लिए हैं और यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 ले रखे हैं। सिमिलर वैसा ही जैसे हम लोग जब अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं तब वहां पे सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी 0 लेके क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। खैर, यहाँ के बाद आता है हमारा कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो पहले दो चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी सिंपली से आता है कि अगर दो चार्जेस को पास में रखते हैं तो उसका इंटरेक्शन एनर्जी होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। ठीक है, दो चार्जेस है, दो चार्ज पार्टिकल्स है, उसके पोटेंशियल एनर्जी, उनके सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज Q1 रखा है और इससे R दूरी पे चार्ज कोई Q2 रखा है, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। तो तरीका क्या होगा, सिंपल सा हमारा डिफिनीशन है, उसी को हम लोग यूज करेंगे फाइंड करने के लिए। तो कैसे करेंगे, तो समझते हैं कि यहाँ चार्ज हमारा क्या है Q1। अब हम यहाँ पे इन्फिनिटी से चार्ज Q2 को उठा के ला रहे हैं, तो किसी रास्ते में हम Q2 लाए, यहाँ से हम इस दूरी को x बोल देते हैं, और फिर हम इसको यहाँ से इधर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लिए dx। तो ये जो हमारा होगा फाइनल पॉइंट, और इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं r। ठीक है, यहाँ तक हम यहाँ जो फाइनल पॉइंट आ रहा है यहाँ तक हमको लाना है, इस पॉइंट को बोल रहे हैं r। और यहाँ जो पॉइंट आया है, ठीक है, ये जो दूरी है, यानी कि हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करे हैं, तो ये जो दूरी होगा इसको हम बोल सकते हैं x माइनस dx। ठीक है, यानी कि अगर हम इस चार्ज को यहाँ से dx डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इस पे फोर्सेस जो लग रहे होंगे, एक इधर की तरफ लग रहा होगा और वो लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा फोर्स जो लग रहा होगा इधर की तरफ लग रहा होगा, जो कि लग रहा होगा F एक्सटर्नल, सेम वैसा ही बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो है F एक्सटर्नल का जो वैल्यू होगा वो F इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर होगा। खैर, हमको कैलकुलेशन करना है और हम ये जान रह चुके हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन ब्रिंगिंग पॉइंट फ्रॉम इंफिनिटी टू किसी भी पॉइंट P पे, या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किए हैं। जो डिफिनीशन है उसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हैं और कुछ नहीं है ये। ठीक है, तो हमको यही चीज हमको यूज करना है सॉल्व करने के लिए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल हम सॉल्व कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सॉल्व करेंगे, यानी कि F एक्सटर्नल डॉट dx से यूज करेंगे, यानी कि हम मैग्नीट्यूड साइन के साथ रख रहे हैं। तो ध्यान से देखो, तो F एक्सटर्नल इधर ही है और dx डिस्प्लेसमेंट इधर ही है, लेकिन डेल्टा x जो है वो निगेटिव में आएगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डेल्टा x क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू माइनस dx। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि माइनस क्यों यूज किए हैं। माइनस इसलिए है क्योंकि हम लोग हमेशा जो है
डिस्टेंस को फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनल जो डिस्टेंस है, जैसे ये वाला डिस्टेंस जो है हमारा फाइनल डिस्टेंस है x माइनस डी एक्स, और इनिशियल डिस्टेंस था x। तो फाइनल में से अगर इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको बच जाएगा माइनस डी एक्स, इसलिए यहाँ पे हम माइनस डी एक्स यूज कर रखे हैं। क्लियर है? और हम चार्ज को ला कहाँ से रहे हैं? चार्ज को ला रहे हैं हम इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से कितने दूरी तक? r तक। यहाँ तक इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा वर्क डन मिल जाएगा। k q1 q2 तो कांस्टेंट है, तो हम उसको बाहर निकाल लिए, इंटीग्रल हाफ dx बच जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन एक्सटर्नल जो हमारा आ जाएगा कितना आएगा भला बताओ कोई? बोलो। 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा? -1/x लिमिट इंफिनिटी टू r। यहाँ सॉल्व करेंगे तो k q1 q2 बाई r आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको कंपेयर करो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से तो क्या सिमिलर आ रहा है? वहां पे आया करता था g m1 m2 बाई r, यहाँ आ रहा है k q1 q2 बाई r। फोर्स भी सेम आया था, हम लोग फोर्स जब पढ़े थे तो वहां फोर्स आया था k q1 q2 बाई r स्क्वायर, और ग्रेविटेशन में g m1 m2 बाई r स्क्वायर, सिमिलर वैसा ही। और यही जो है हमारा जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, यही क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ ला रहे हैं? तो इंफिनिटी से ला रहे हैं, कहाँ? किसी पॉइंट P पे, माइनस पोटेंशियल इंफिनिटी। और यहाँ का पोटेंशियल चूंकि हम 0 रखे हैं तो ये जो हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि उस पॉइंट P का जो पोटेंशियल हुआ वो आया k q1 q2 बाई r। यानी कि सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक चार्ज q1 यहाँ पे है और दूसरा चार्ज q2 किसी r दूरी पे रखा है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, या फिर दूसरे टर्म में बोल सकते हैं इंटरेक्शन एनर्जी, यानी इन दोनों का इंटरेक्शन से जो एनर्जी होगा वो कितना आएगा। अब थोड़ा सा अगर साइड में जाएं, एक्स्ट्रा चीज, अगर हम इसको इंटरेक्शन एनर्जी क्यों कहते हैं, तो सिंपल है कि अगर Q1 है, यहाँ Q2 है, दोनों पे चार्जेस पॉजिटिव है, तो यहाँ से अगर छोड़ेंगे तो इधर की तरफ भागेगा और ये इधर की तरफ किसी वेलोसिटी से भागेगा। यानी कि इसको अगर हम यहाँ रोक के रखे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी बंधा पड़ा है, वही एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। यानी कि रोके हुए हैं उसको, तो कोई ना कोई एनर्जी से वो उसमें स्टोर्ड है। सिमिलरली कि जैसा अगर स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ में है कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दें, यहाँ पे रोक के रखे, यानी कि इसके पास क्या है? कुछ एनर्जी है, जैसे ही हम रिलीज करेंगे ये पीछे की तरफ भागेगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे दो पार्टिकल के इंटरेक्शन से हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग अलग एक नाम कभी कभी पुकारा जा सकता है, इंटरेक्शन एनर्जी। अभी आ गया हमारा दो पॉइंट चार्जेस के दो सेपरेशन है, r दूरी पे है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम सबको पता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं, इजी वाला टाइप, ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास एक कोई Q चार्ज है जो कि फिक्स्ड। ठीक है, हम यहाँ इंफिनिटी पे एक चार्ज रखे हैं जिसका चार्ज स्मॉल q है और मास m है। ठीक है, हमको फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, फिर सॉल्व कर लेना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, इधर से कोई एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ हम फेंक रहे हैं, हम ये जानते हैं कि लाइक चार्जेस है तो आपस में रिपेल करेगा, यानी कि अगर हम इसको इधर की तरफ किसी भी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो ये आके इससे टकराएगा नहीं, आएगा इधर कहीं और यहाँ से ये घूम के वापस चला जाएगा। तो वैसे ही हम इसको यहाँ से v नॉट वेलोसिटी से फेंके हैं, तो अब बताना ये है कि ये जो दूरी मिनिमम आ रहा है उसी को हम बोल रहे हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होगे तो वहां पे ये चीज आया होगा। अल्फा पार्टिकल का बोम्बार्डमेंट में, यानी कि न्यूक्लियस रहता है, इस पे हम लोग अल्फा पार्टिकल को फेंकते हैं तो ये जाके ऐसे वापस आता है बहुत सारा, तो ये जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में वैसा दे सकता है। फिलहाल सेम क्वेश्चन है, वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है कि अगर एक चार्ज Q है, इसको हम इन्फिनिटी से v नॉट स्पीड से फेंके हैं तो ये Q से जाके टकराएगा तो नहीं, यानी कि ये इधर कहीं किसी दूरी पे ये इधर की तरफ आएगा और जैसे ये सेम इसी लाइन पे आ रहा है तो यहाँ आके इधर की तरफ मुड़ जाएगा। तो वही चीज हमको बताना है कि ये जो दूरी आया, ये जो दूरी होगा जहां से आके ये मुड़ेगा वो डिस्टेंस कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करो, हिंट भी दे चुके हैं। हाँ 2k/m v0 स्क्वायर। ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, और किसी का? हाँ सर यही आ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे तो सॉल्यूशन देख लो जिसका नहीं आया हो। यहाँ पे हम चार्ज को फेंक दिए हैं और कोई एनर्जी नहीं है, जो भी है और कोई फोर्स है नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, यानी कि दोनों को सिस्टम ले लें तो एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, यानी कि एनर्जी जो होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड। एनर्जी जो रहेगा कंजर्व्ड रहेगा। अगर एनर्जी कंजर्व्ड रहा यानी कि इनिशियल एनर्जी जो होगा वो फाइनल एनर्जी के बराबर होगा। इनिशियली जो है इंफिनिटी पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या, नहीं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, और वो कितना होगा, हाफ m v नॉट स्क्वायर। और जब फाइनली वो r मिनिमम दूरी पे आएगा, ठीक है, ये कैपिटल Q है स्मॉल q, तो इस समय जो उसके पास होगा यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और वेलोसिटी अगर फाइनली 0 है तो फाइनल उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पे जो होगा सिर्फ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा और होगा KQ/R मिनिमम। ठीक है, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं फाइनल जो कि 0 के बराबर, यहाँ लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो कि 0 के बराबर। तो यहाँ से R मिनिमम आराम से हमको दिख रहा है 2KQQ/mv0 का स्क्वायर। ठीक है, जिसका भी हो गया अच्छा बात है। ठीक है, ऐसा ही सेम सिमिलर क्वेश्चन, बस चेंज क्या है कि यहाँ जो चार्ज जो था अब ये फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो चार्ज था इन्फिनिटी यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम v नॉट स्पीड से ही फेंके हैं। इसमें भी वही बताना है कि R मिनिमम कितना होगा। ठीक है, सॉल्व करो।
आया किसी का? सर आर रिलेटिव डिस्टेंस है ना दोनों के बीच? हाँ, मिनिमम डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, दोनों के बीच में जो मिनिमम दूरी आएगा। पहले तो इन्फिनिटी पे है, फाइनली जाके दोनों पॉजिटिव है तो टकराएगा तो नहीं, और टकराएगा नहीं तो एक तो दूरी पे जाएगा ही, मिनिमम दूरी। भाई 2k q1 q2 बाई mv स्क्वायर। सेम नहीं, कर क्या रहे हो? सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन फिर से? यस। थोड़ा सा भी इसमें चेंज है। पिछले क्वेश्चन में ये जो चार्ज था ये फिक्स था, इसमें ये फिक्स नहीं है, तो सोचो क्या होगा। जैसे यहाँ पे ये चार्ज Q था, ठीक है, ये जो स्मॉल चार्ज है Q इधर की तरफ आ रहा है। जब ये इधर आ रहा होगा तो कैपिटल Q इस पे इधर पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, और उतना ही मैग्नीट्यूड का स्मॉल Q इस पे आगे की तरफ फोर्स लगा। यानी कि ये जो होगा इसका जो वेलोसिटी होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, और ये जो चार्ज है कैपिटल Q, इसका वेलोसिटी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि फिक्स नहीं है, फोर्स लग रहा है तो इधर की तरफ ये मूव करेगा। ये बात समझ आया? और वो मिनिमम कब होता है? तो ये चीज सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में हम लोग देखे थे कि मिनिमम दूरी कब होगा। ये स्पीड इसका घटते जा रहा है, ये इसका घटते जा रहा है और ये बढ़ते जा रहा है, तो घटते बढ़ते एक केस ऐसा आएगा कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यानी कि एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि जब ये कैपिटल Q चार्ज और ये जो स्मॉल Q चार्ज है दोनों जो है सेम डायरेक्शन में किसी स्पीड v डैश से मूव कर रहा हो, उस समय जो होगा ये R मिनिमम होगा। ये बात सबको क्लियर है कि R मिनिमम तभी होगा जब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। खुद एज्यूम करो कि कार ही है, एक रुका हुआ था, पीछे से ये पुलिस से पीछा करना शुरू किया, ये यहाँ से भागना शुरू किया, यानी एक्सेलरेट हो रहा है, और ये पीछे से आ रहा है और इसके डर से ये थोड़ा सा ब्रेक भी लगा रहा है। तो क्या होगा? एक केस ऐसा आएगा जब दोनों का स्पीड सेम होगा। अब यहाँ से इसके बाद क्या होगा? अगर हम मानते हैं कि मिनिमम दूरी नहीं होता तो इसका स्पीड v डैश बढ़ने लगता और इसका स्पीड v डैश घटने लगता, यानी कि ये जो सेपरेशन था ये भी इंक्रीज होने लगेगा। यानी कि ये बात सबको क्लियर है कि R मिनिमम तब होगा जब दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? सेम। इसमें किसी कोई दिक्कत? सबको क्लियर है कि जब, यानी कि हम बोल सकते हैं कि R मिनिमम व्हेन स्पीड ऑफ बोथ चार्जेस बिकम्स इक्वल, यानी कि दोनों का अगर स्पीड इक्वल हो जा रहा है तब R मिनिमम होगा। तो हमको ये फाइनल उस दोनों के पास वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? कोई बताओ, हमको तो नहीं आता है, कोई तुम लोग में से बताओ। सर डिफरेंस नहीं, डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो लंबा जाएगा, कुछ और इजी मेथड। मोमेंटम कंजर्व। हाँ, नेट फोर्स बाहरी कितना है? एक्सटर्नल फोर्स 0, और एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम तो कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व है, मोमेंटम भी कंजर्व है, तो मोमेंटम कंजर्व करा लेंगे, ठीक है। तो कराओ अब। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं एनर्जी इनिशियल इक्वल टू एनर्जी फाइनल। फर्स्ट इनिशियल एनर्जी कितना लिखेंगे?
हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो 0 होगा इक्वल टू फाइनली पोटेंशियल एनर्जी के क्यू बाई आर मिनिमम प्लस फाइनली दोनों के पास कुछ ना कुछ, अच्छा दोनों का मास, इसका मास भी स्मॉल m ही मान लो, ठीक है, तो दोनों का मास सेम ही रख रहे हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा दोनों में होगा, तो इसलिए हम 2 × 1/2 m v स्क्वायर लिख रहे हैं। यहाँ जो v है वो हम फाइनल वेलोसिटी बोल रहे हैं, यानी जो कॉमन वेलोसिटी था, ठीक है। अब इसके लिए हमको यूज करना होगा मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहाँ से हम मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? सिर्फ mv नॉट, mv0 और फाइनल कितना हो जाएगा? m+m1 + m2v। हाँ ठीक है, यानी कि दोनों का स्पीड सेम है, तो m1 + m2 भी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि दोनों का मास सेम ही है, तो m + m भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको आ गया v = v0/2, ठीक है। अब इसको हम यहाँ उठा के पुट करके r मिनिमम का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो r मिनिमम हम कैलकुलेशन तुम लोग पे छोड़ रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये होमवर्क रहेगा, हम बनाएंगे नहीं अभी। एक चार्ज बोल रहा है कि यहाँ Q है, यहाँ से R1 दूरी पे एक स्मॉल चार्ज Q, ठीक है, या फिर Q1 Q2 कर लो, ज्यादा अच्छा है। यहाँ Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। इसको फिक्स्ड कर रहे हुए हैं और इसको क्या कर रहे हैं? रिलीज्ड एट t = 0, यानी कि जब समय 0 है तब हम इसको रिलीज कर रहे हैं, नहीं छोड़ दे रहे हैं। तो क्या होगा? ये Q1 की तरफ जाएगा या दूर भागेगा? दोनों का चार्ज सेम है तो दूर भागेगा, यस हाँ तो दूर भागेगा। तो वही हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब, यानी कि फाइंड वेलोसिटी में भी जो Q2 है उसका वेलोसिटी व्हेन R becomes 2R1, यानी कि जब डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा ये फाइंड करना है। क्वेश्चन सबको क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेना है, और नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। एक और वेराइटी का इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछ चुका है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में आता है, इसलिए कर ही लेते हैं। वो क्या है? क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस। यहाँ पे चार्ज Q है जो यहाँ फिक्स्ड है और यहाँ इनफाइनाइट, लेकिन जो चार्ज को हम लोग इसी लाइन पे फेंक रहे थे वो अब वहां से ना फेंक के यहाँ से किसी दूरी d से इस लाइन पे हम जो स्मॉल q है, मास m है, इसको इधर हम v0 स्पीड से फेंक रहे हैं। इस केस में r मिनिमम कितना होगा वो हमको, ठीक है। सिचुएशन को पहले समझो कि अब लाइन में ना फेंक के हम उससे d डिस्टेंस ऊपर फेंक रहे हैं, तो क्या होगा? ये ऐसा सीधा जाएगा क्या? कोई बताओ। अगर नहीं सर, नहीं जाएगा। हाँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो अल्फा पार्टिकल बोम्बार्डमेंट वाला एक्सपेरिमेंट याद करो, या न्यूक्लियस हो गया,
ध्यान आ रहा है? यानी कि ये जो पार्ट चार्ज होगा वो ऐसा कहीं चला जाएगा, सीधा नहीं जाके इधर जाके मूव कर जाएगा। ऐसा क्लियर है? यस सर। हाँ। और जो मिनिमम दूरी होता है कहीं से, यानी कि इस पे अगर हम जो परपेंडिकुलर जहाँ ड्रॉ करे होंगे वही आर मिनिमम होगा। ठीक है, तो यही आर मिनिमम हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट होता है तो वहां पे इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्या न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल को हम इतना ऊपर से फेंक रहे हैं, तो बताओ कितना मिनिमम दूरी से वो पास होगा। तो मॉडर्न फिजिक्स में यही का क्वेश्चन रहता है। एक तो एनर्जी कंजर्व रहेगा ही, यानी कि फर्स्ट जो होगा E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हम लिख लेते हैं, यानी कि हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे इसके पास जो होगा वेलोसिटी तो फाइनल 0 होने से रहा, तो के क्यू बाई आर मिनिमम प्लस हाफ एम वी फाइनल जो है वो। अब हमको यही वी फाइनल फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे अब तुम लोग बताओ। सर डिस्टेंस आ रहे हैं क्या, इनिशियल डिस्टेंस? कौन सा? ये डी इनिशियल है, जो, नहीं इस नहीं वो लाइन वाला का। नहीं, हाँ, पैरेलल डिस्टेंस। यही ना बोल रहे हैं, ये जो पैरेलल डिस्टेंस है। वो तो इन्फिनिटी है ना। नहीं, ओ अच्छा, यहाँ वो इन्फिनिटी पे। ये जो दोनों लाइन का डिस्टेंस है ये डी है शुरू में, वो नहीं सर, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। वो इन्फिनिटी है बोले। दोनों चार्ज के बीच का दूरी इन्फिनिटी है, और लाइन जो है जिस लाइन पे मूव कर रहा है वो लाइन डी दूरी ऊपर है, यहाँ दिख रहा हो। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों जो सपोर्टिंग लाइन है वो डी दूरी ऊपर है। अब हमारा ये मकसद है ये चीज फाइंड करना कि भी फाइनल कितना होगा। अगर ये हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हम लोग मोमेंटम कंजर्व कराए थे, इसमें जो फोर्स है वो लाइन के लॉन्ग नहीं लग रहा है और पार्टिकल को रोटेट करा दे रहा है। तब बताओ कैसे क्या करेंगे। एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सारा कुछ तो सिस्टम मान चुके हैं, तो एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है, तो एंगुलर कंजर्व ही रहेगा। ठीक है, नहीं कि हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से एल इनिशियल जो होगा वो एल फाइनल के बराबर होगा। इनिशियल कितना होगा बताओ। एंगुलर मोमेंटम लिखने याद है या भूल गए? किधर के रेस्पेक्ट में लेना है? अब वो तो जैसे कि अगर एक्सटर्नल 0 हम लोग लेते हैं तो किसी भी पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं। तो लिखने का तो हम लोग ऐसा पॉइंट खुद से चूज करते हैं जहां से हमारा आसान हो, तो हम मोस्टली ये जो फिक्स्ड पॉइंट है यहीं से चूज करेंगे। यस सर। लिख लो फिक्स्ड पॉइंट। इनिशियल बोलो। MVD। ठीक है, इनिशियली जो होगा एम वी नॉट इंटू डी होगा। और फाइनल MV0 R min। नहीं नहीं, फाइनल क्या हो जाएगा?
एम वी नॉट तो वहां नहीं रहेगा, कोई वेलोसिटी भी रहेगा, ये ना रहेगा वी फाइनल। और जो दूरी लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, आर मिनिमम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं तो आर मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल गया आर मिनिमम और वी फाइनल में, यानी वी फाइनल जो हो जाएगा एम वी नॉट डी बाई आर मिनिमम। अब इसका वैल्यू वहां पे उठा के रखना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ हम वैल्यू नहीं दिए हैं इसलिए सॉल्व करने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। जब आर मिनिमम को हम यहाँ पुट करेंगे तो ठीक है, क्वेश्चन दिया रहता है तो उसमें वैल्यूज दिया रहेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने तो सबको आता है, किसी को नहीं आता है। हो जाएगा अब। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, मोर देन 2, यानी 2 से अगर ज्यादा रहे तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम क्वेश्चन से ही समझ रहे हैं। दो मेथड पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि हमको दे रखा है कि यहाँ पे 3 चार्जेस दे रखे हैं, ठीक है, ये एक ट्रेंगल है, इक्विलेटरल ट्रेंगल ही मान रहे हैं। यहाँ चार्ज Q1, ये Q2 और यहाँ पे Q3, सारा डिस्टेंस A ले रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रेंगल है। बोल रहा है कि बताओ इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा। ठीक है, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है ये खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि सारे चार्जेस रखे हुए हैं, अगर छोड़ेंगे तो सब पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा और वो भागेंगे। ठीक है, जैसे ये सब चार्जेस जो भी हैं, जितने भी चार्जेस हैं यहाँ पे हम रोक के रखे हुए हैं, जैसे छोड़ेंगे तो ये सब इधर की तरफ भागना शुरू कर देगा। तो यानी कि रोक के रखे हैं, यानी कि इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है और हमको वही एनर्जी फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम मेथड 1 बोल रहे हैं, ठीक है, वर्क डन मेथड, यानी वर्क डन का सहारा लेंगे कि वर्क डन कितना हुआ और तो कैसे करेंगे इसको, बात को समझो। तो सबसे पहले वर्क डन है तो हम मान लिए कि यहाँ Q1 चार्ज को पहले लाए। ठीक है, जब हम Q1 चार्ज को लाए तो हमारा वर्क डन इसको लाने में कुछ हुआ होगा। एक चीज ध्यान दो कि जब हम Q1 चार्ज को लाए हैं तब यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी कोई भी इस पे फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लग रहा होगा। इसको लाने में हमको वर्क जो करना पड़ेगा वो 0, यानी कि कोई भी फोर्स जो है यहाँ पे कोई भी फोर्स है ही नहीं, यहाँ पे जो भी फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 है। फोर्स 0 है तो वर्क डन सर बन गया। ठीक है, कितना आ रहा है, K by A into Q1 Q3 plus Q3 Q2 plus Q1 Q2। डिवाइड बाय कुछ नहीं, डिवाइड में A है सर। ठीक है, देखते हैं शायद जैसे भी लिखे हो एक बार मैच कर लेना और मेथड सीख लो, क्योंकि ये तो 3 के लिए बता रहे हैं, आगे और भी रहेगा। ठीक है, और ये चीज शायद हम लोग ग्रेविटेशन में भी किए थे, हमको जहाँ तक याद आ रहा हाँ सर। है। खैर हाँ, अब जैसे कि Q1 को ला लिए, अब जब Q2 को लाएंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसको अपोज कर रहा होगा, यानी कि इसकी वजह से जो सेकेंड वर्क डन हमको करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख लेंगे K Q1 Q2 बाई R, और R यहाँ चूंकि क्या है A है तो हम A ही लिख रहे हैं। ठीक है, ये वर्क डन 2 हो गया। अब जब हम थर्ड को लाएंगे यहाँ पे Q3, तो इसको लाने में इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रहा होगा, यानी कि एक
इंटरेक्शन यहाँ से होगा और एक इंटरेक्शन यहाँ से होगा। तो जो वर्क डन 3 लिखेंगे वो लिखेंगे के Q1 Q3 बाई ए प्लस के Q2 Q3 बाई ए, यानी इन दोनों का फिर इन दोनों का इंटरेक्शन। तो टोटल जो वर्क डन आ गया वो आ गया के Q1 Q2 बाई ए प्लस, शायद यही आ रहा था। हाँ सर। ठीक है, यही बोले थे। हाँ यस सर, यही बोले। ठीक है, तो वही चीज है। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 1 2 3। ठीक है, अब यहीं पे हम बगल में इस पे मेथड 2 बता रहे हैं। ठीक है, वो है इंटरेक्शन एनर्जी मेथड। डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, इंटरेक्शन एनर्जी कैसे? जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 चार्जेस है, Q1 Q2 Q3। ठीक है, इंटरेक्शन देखे तो इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन, फिर इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन। टोटल इंटरेक्शन यहाँ पे हमको 3 दिख रहा है, और कोई चीज पॉसिबल है नहीं, तो डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे U। 1 से लिख रहे हैं तो 1 2 प्लस U, 1 का ही 3 से है तो 1 3, फिर प्लस 2 के लिए लिख रहे हैं तो 2 का 3 से। 2 का 1 से नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 का 1 से पहले ही हम लोग लिख चुके हैं, तो हमारे पास ये आएगा, और इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो यही सारे वैल्यूज आ जाएंगे। क्लियर है? तो इन दोनों मेथड से किसी भी मेथड से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, स्क्वायर है, Q Q Q Q ही है, साइड लेंथ A है, इसका एनर्जी क्या होगा? फटाफट किसी भी मेथड से सॉल्व करके बताओ। सर के 6Q स्क्वायर बाई ए। कितना? K 6Q स्क्वायर बाई ए। इतना? यस देखते हैं, देखते हैं। और किसी का? चलो देखते हैं, ये वो हम नहीं मान लेते होगा हैं। सर, वो डायगोनल का डिस्टेंस अलग होगा ना। वो हाँ। हाँ yes, ठीक है, ये डिस्टेंस ध्यान रखना था, तो √2a हो जाएगा। वैसे ही ये वाला भी। क्या सबका इंटरेक्शन यही आ रहा है? 1 से 2 का, 1 से 3 का, फिर 1 से 4 का, फिर 2 3 2 4 3 4, और कोई तो होगा नहीं? हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, मिला लेना। ये सारा दूरी सेम है, ये 4 तो सेम ही रहेगा, तो 4KQ स्क्वायर बाई ए प्लस इन दोनों का सेम रहेगा तो 2KQ स्क्वायर बाई √2 है। ये आ रहा है क्या सबका? यस सर। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो कैसे लिखें ये 2 और 4। यहाँ टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शन जो है 6 आ रहा है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। PNC हो गया है। हाँ सर हो गया। अगर n 4C2। नंबर ऑफ NC2, यानी कि अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है, उसका 2 से इंटरेक्शन करा रहे हैं तो NC2। इसको सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल बाई n-2 फैक्टोरियल into 2। यानी यही बचेगा सॉल्व करने के बाद, फिर देख लेना। ठीक है, ठीक है, 4 है
तो ये 4 रखेंगे तो 4 इंटू 3/2 यानी 6, 3 था तो 3 आ रहा था। तो कितना नंबर ऑफ इंटरेक्शन है वो इससे पता चल जाएगा। फिर ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q Q Q है, ये डिस्टेंस A इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं ऑल चार्जेस आर रिलीज्ड, ठीक है। सारे चार्जेस को अब छोड़ दे रहे हैं। अगर हम वहां पे रखना चाह रहे हैं तो चूंकि सारा पॉजिटिव है, इस दूरी पे हम रखे हैं, यानी कि सबको कोई ना कोई फोर्स से बांध के रखे होंगे तभी वहां रुकेगा, नहीं तो सब पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा और भाग जाएगा। तो हम अब सबको छोड़ दे रहे हैं तो भागेगा, और हम मान लेते हैं कि भाग के वो ऐसा एक और ट्रायंगल बना लेगा, ठीक है। यानी कि ये जब डिस्टेंस 2a हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड velocity of each charge when they form triangle of side 2, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ चार्ज जो है वो m है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यानी पहले जो है a लेंथ का इक्विलेटरल ट्रायंगल पे चार्जेस थे, जब छोड़ दिए तो 2a लेंथ के इक्विलेटरल ट्रायंगल पे चला गया। अब उस समय यहाँ पे पकड़ के तो रखे नहीं है हम, तो सबके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहा होगा, स्पीड रहा होगा, वही हम स्पीड पूछ रहे हैं कि ये कितना है। और मास सेम रखे हैं तो सबका सेम ही होगा, मास अलग होता तो फिर कहानी अलग होता। खैर सर 3kq² by ma अंडर रूट 3kq² by ma अंडर रूट में रहेगा पूरा टोटल, हाँ। ठीक है। देखते हैं कितना आता है। और किसी का? ये किसका आया 3kq² में? थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। हेलो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखे थे? हाँ क्या सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी में? हाँ, मतलब ये जब सॉल्यूशन निकाले हो तो एनर्जी कंजर्वेशन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखे? वो हाफ mv² लिए 3m लेना है। हाँ 3 मासेस है ना। kq² by ma आएगा सर सिर्फ। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल लिखे, एनर्जी कंजर्वेशन लिखे, तो इनिशियल एनर्जी 3kq² by a और फाइनल एनर्जी 3kq² by 2a प्लस 3 इंटू हाफ mv²। यही होगा क्या? यस सर। तो सॉल्व करके यहाँ से भी कितना आ जा रहा है? 3/2 kq² by ma का अंडर रूट, ठीक है। इतना में किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है।
और ये नेक्स्ट चैप्टर का तुम लोग का मॉड्यूल में का पीडीएफ गया है क्या? नहीं सर, नहीं मिला। अच्छा ठीक है, इसका मिल जाएगा। और आज इतना ही करते हैं, इसके आगे कल करेंगे। बस थोड़ा चीज पूछना था कि ये सब चीजें हो गया है क्या? हम लोग शायद किए थे कि अगर दो प्लेट्स है, एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है, तो सब पे चार्जेस कितना होंगे? हाँ यस सर, आया हो गया। हो गया था ना? ठीक है। और ऐसा कि अगर हम इस पे चार्ज Q दे दिए तो इन सरफेसेस पे कितना चार्जेस होगा? हाँ कल ही हुआ था। चलो ठीक है फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के बाद उसमें से फिर कैलकुलेशन चलेगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने के बाद फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, और कंडक्टर्स का प्रॉपर्टी क्या होगा, कैविटी रहेगा तो क्या होगा, वो सब चीजें। और स्कूल में कहाँ तक हो गया तुम लोग का? सर स्कूल में तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चल रहा इधर सारा खत्म हो गया, कैपेसिटेंस, करंट, है। यस सर। मतलब इतना आगे चला गया है। चलो ठीक है। exercise 2